बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम ज़िम्मेदारान जमात और अज़ीज़ रफ़क़ाए किराम, नेपाल के सिलसिले में जो कुछ भी हम लोगों ने काम अंजाम दिया और वफ़द जाकर आया, इसके सिलसिले में बिरादर नैयर साहब ने बहुत सारी बातें आप लोगों के सामने रखी। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे ही इत्तला आई और नेपाल में जो ज़लज़ला आया, इसके सिलसिले में जो ख़बर आई, उसी वक्त जमात इस्लामी हिंद ने ये तय भी कर लिया कि वहाँ मुसीबत ज़दा लोगों के लिए इंशाअल्लाह जमात जो कुछ भी इसकी इस्तात होगी इसके मुताबिक रिलीफ का काम अंजाम देगा। 25 तारीख को ये ज़लज़ला आया और अल्हम्दुलिल्लाह 28 तारीख को ही एक टीम जमात इस्लामी हिंद की काठमांडू के लिए रवाना हो गई, वहाँ पहुँच गई। IRW आइडियल रिलीफ विंग केरला जमात इस्लामी हिंद का एक डिजास्टर में काम करने वाली इसकी अपनी एक तंजीम है। इसके कुछ लोग और यहाँ से हमारे कुछ रुक्का वहाँ 28 तारीख को पहुँच गए थे और उसी वक्त उन्होंने वहाँ काम करना शुरू किया, कुछ रेस्क्यू काम भी किया और वहाँ इस्लामी संघ जो काम कर रही थी उसको ताउन देना शुरू किया। हम लोग फिर 1 तारीख को वहाँ पहुँच गए। जैसे कि बताया कि एयरपोर्ट पर पहुँचते ही हमको ऐसा लगा कि एक अफरा तफरी मची हुई है। यहाँ तक के 2 घंटे में, तकरीबन पौने 2 घंटे में हम पहुँचे काठमांडू और एयरपोर्ट से बाहर निकलने में हमको दूसरे 2 से सवा 2 घंटे लग गए। सामान आने में हमारे तकरीबन 1.5 पौने 2 घंटा लग गया, जो हमको इंतजार करना पड़ा। और जहां जाने के बाद जब हमने जायजा लिया तो ये महसूस हुआ कि वहां की गवर्नमेंट तकरीबन फेल हो चुकी थी। इतना बड़ा डिजास्टर था और तजुर्बा भी नहीं होगा, जो कुछ भी होगा। तो ऐसा हमारा उस वक्त एहसास बना कि गवर्नमेंट वहाँ कोई ख़ास काम अंजाम नहीं दे सकी है। रेस्क्यू के लिए तो पूरी दुनिया की बहुत सारी टीम वहाँ आ चुकी थी और वो लोग अपना काम अंजाम दे रहे थे। हिंदुस्तान से भी यहाँ के डिजास्टर मैनेजमेंट के लोग वहाँ पहुँचे थे और रेस्क्यू का काम अंजाम दिया भी जा रहा था। लाशें मुसलसल निकाली जा रही थी, यहाँ तक कि 7 दिन और 8 दिन के बाद भी एक बच्ची तकरीबन 2.5-3 महीने की 7 दिन के बाद जिंदा, 103 साल के एक बुजुर्ग भी 7 दिन के 8 दिन के बाद जिंदा निकले। तो ऐसे करिश्मे करामातें आमतौर पर होती हैं और वहां भी देखने को मिली। अर्थक्वेक में, ज़लज़ले में काम करने का ये मेरे दूसरी बार मौका था। 2001 में गुजरात में ज़लज़ला आया था, 26 जनवरी 2001 को, और वो भी बहुत बड़ा ज़लज़ला था। यहाँ पर हमने देखा कि शहर जो है काठमांडू और इसके अलावा वहाँ पर इफेक्ट कम थी। पक्के मकान जो हैं वो इस तरह से नहीं गिरे थे, लेकिन गुजरात का जो ज़लज़ला था इसमें 3 टाउन कहिए या शहर कहिए, वो तो ऐसे थे कि जो बिल्कुल ज़मीन पर आ गए थे। बचाओ एक था, एक रापर था, एक अंजार था, ये 3 तो बिल्कुल ज़मीन पर थे और भुज में भी अच्छा खासा नुकसान हुआ था और बहुत सारे गांव तो बिल्कुल तबाह हो गए थे। तो वहाँ के कुछ तजुर्बात भी थे, वहाँ काम भी अल्हम्दुलिल्लाह लंबे वक्त तक किया था जमात इस्लामी हिंद ने और वहीं पर हम शामिल थे उस काम में। तो यहाँ आने के बाद भी कुछ तजुर्बात हमारे सामने थे। इसके पेश नज़र हमने देखा कि बहुत अफरा तफरी है और इसमें अगर बहुत प्लानिंग के साथ अगर काम नहीं होगा तो कोई बड़ा काम अंजाम नहीं दिया जा सकेगा। अल्हम्दुलिल्लाह
इस्लामी संघ नेपाल, ऐसा कहिए कि वहाँ की जमात इस्लामी है, उन लोगों ने काम शुरू कर दिया था। और इतना बड़ा काम वो कर रहे थे कि जो कुछ भी इत्तलात हमारे पास आई थी इसके मुताबिक वहाँ रिलीफ का काम करने वाली जो तंजीमें थी गवर्नमेंट के साथ, इसमें तीसरे नंबर पर ये इस्लामी संघ नेपाल था। यूएन के बाद सबसे ज्यादा काम इन लोगों ने किया। और आप देखिए कि यानी हम तसव्वुर नहीं कर सकते कि इतने कम लोग इतना बड़ा काम कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जामे मस्जिद जो नेपाली जामे मस्जिद के नाम से मशहूर है, वो जगह उनको मिल गई और पूरी दुनिया से तकरीबन 14 मुमालिक की तहरीकात इस्लामी वहाँ हाजिर थी। हमने ऐसे ही कहा, दूसरे दिन जब हम पहुंचे, इसके दूसरे दिन सुबह एक नसीस ले रहे थे, तो हमने कहा कि हम कुछ खुशकिस्मत हैं कि आज आलमी तहरीकात के एक इज्तिमा में हम शामिल हैं। और फायदा हमको ये हुआ कि इन लोगों के साथ मुसलसल हम गुफ्तगू करते रहे, बातचीत करते रहे, एक दूसरे के तजुर्बात को शेयर करते रहे। तो इसमें बहुत सारी चीजें हमको भी सीखने को मिली कि किस तरह से वो लोग भी काम करते हैं। लेकिन बड़े पैमाने पर वहां पर इन लोगों ने रिलीफ मटेरियल्स लाकर डाल दिया था और बहुत अच्छा काम वहां पर चल रहा था। लेकिन कुछ चीजें ऐसी थी कि जिस पर हमको महसूस हुआ कि अगर इसको कंट्रोल नहीं किया जाएगा तो मसाइल पैदा हो सकते हैं। तो हमने जाकर, जैसे कि हमारे रफीक नैयर साहब ने बताया, कि हमने उसी दिन एक कोर कमेटी की मीटिंग बुला ली और इसमें बेसिकली रिलीफ के कामों के सिलसिले में और ज़लज़ले के रिलीफ के कामों के सिलसिले में क्या ज़रूरतें हो सकती है, इस पर हमने गुफ्तगू की। क्या क्या शोबेजात उनके बन जाने चाहिए और इमरजेंसी रिलीफ का काम और फिर आगे के लिए बाज़ आबादकारी के सिलसिले के रिलीफ के कामों के सिलसिले में हमारा कंसेप्ट बहुत क्लियर रहना चाहिए। इस पर हमने गुफ्तगू की, बहुत सारी बातें उनके सामने रखी, बहुत सारी चीज़ें शेयर की और ये मीटिंग हमने वहाँ पर की। और इसके बाद जैसे कि बताया कि हमने कुछ शहर का जायजा लिया, गए, देखा सारी चीज़ें। दूसरे दिन जैसे कि हमारे नैयर साहब ने बताया कि तकरीबन 4 साढ़े 4 घंटे की मुसाफत पर ये सिंधुपाल चौक एक डिस्ट्रिक्ट है। ये डिस्ट्रिक्ट के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जो सबसे ज़्यादा मुतासिर 6 डिस्ट्रिक्ट हैं, इसमें एक ये सिंधुपाल चौक है। तकरीबन यानी 90% इस डिस्ट्रिक्ट के गांव अफेक्टेड हैं और कच्चे मकान भी कहे जा सकते हैं कि सब तबाह हो गए हैं। और यहाँ पर मुसलमान नहीं है, टोटली हिंदुओं की आबादी है। और जैसे कि बताया कि ऐसी आबादी के जिन्होंने कभी मुसलमानों को देखा भी नहीं था। हम लोग गए, बताया जैसे कि एक जगह पर ये बात हुई, हमको पूछा गया कि क्या पाकिस्तान से आए हो? हमने कहा भाई हम पाकिस्तान से नहीं आए हैं, इंडिया से आए हैं। और हमारे साथ जो साथी से उनके लिए बताया कि ये नेपाल के हैं। तो वो सवाल उन्होंने ये कहा कि अच्छा नेपाल में मुसलमान है? यानी आप सोच सकते हैं कि ऐसा इलाका है कि जहाँ पर मुसलमानों को शायद पहली बार देखा उन्होंने, उनको ये भी मालूम नहीं। तो बहुत बड़ी तबाही वहाँ हुई। हमने इंटीरियर गाँव में गए, इंटीरियर गाँव में जाकर हमारे साथ खासतौर से वहाँ के जो जिम्मेदार थे वो भी गैर मुस्लिम थे। राम प्रसाद साहब थे, एक गौतम, राम प्रसाद गौतम, वो हमारे साथी थे। और इसके साथ साथ हमको एक फ़ायदा ये भी हुआ कि नेपाल के एक एमपी साहब थे, जाकिर हुसैन साहब, जो सुनसरी के एमपी हैं, वो भी हमारे साथ इस दौरे में शामिल थे। और एक और पॉलिटिशियन थे, क्या नाम था उनका, तो वो भी हमारे साथ इस दौरे में। यानी एक फ़ायदा हमारे ये हुआ कि हमारे लिए आसानी हुई कि एमपी साहब की वजह से भी वहाँ जब हम गए, कलेक्टर से जब हम मिलने के लिए गए तो कलेक्टर ने बहुत अच्छे तरीके से हमसे बात की। हमने सारी बातें उनके सामने रखी, कैसे यानी हम क्या चाहते हैं यहाँ पर। और फिर डिप्टी कलेक्टर से हमारी अच्छी लंबी चौड़ी गुफ्तगू हुई, तो इसमें भी उन्होंने हमको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया। तो ये जो गाँव थे वो एक देवराली और तुलसीबारी विलेजेस में जो हम गए, दूसरे विलेजेस के नाम भी लिए हैं। अब ये तकरीबन ये 2 गांवों में 73 लोग मारे गए और बहुत सारे मकान, तकरीबन 1600 मकान वहाँ पर इन 2 गांवों में यानी बिल्कुल
ख़त्म हो गए, 100% जिसको नुकसान कह सकते हैं। और चौटारा इसका डिस्ट्रिक्ट प्लेस था। वो डिस्ट्रिक्ट प्लेस में जब हम गए तो मेन रास्ते से जाने का यानी रास्ता ही बिल्कुल बंद हो चुका था। बड़ी बड़ी जो वहाँ बिल्डिंगें थी वो भी गिर गई थी। बहुत लंबे रास्ते से हमको वहाँ पहुँचना पड़ा। तो ओवरऑल वहाँ जो पोजीशन हमने देखी तो ये थी कि नुकसान बहुत बड़ा था। जैसे बताया गया कि कोई और एनजीओ उस दिन तक नहीं पहुँची थी जिस दिन तक हम पहुँचे थे, और कोई सरकारी इमदाद भी वहाँ तक नहीं पहुँची थी। हालत इतनी ख़राब थी जिसको देखकर सबसे ज़्यादा यानी हमको जो 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 दुख हुआ कि औरतें जो कुछ भी मलबा था इसमें से अनाज तलाश कर रही थी, दाना दाना चुन रही थी। इतने दिन गुजर चुके थे। बच्चों की हालत ऐसी थी कि हम कुछ कह नहीं सकते हैं। पानी का कोई इंतजाम नहीं था, बिजली नहीं थी, इसकी वजह से पानी भी उनको नहीं मिल रहा था। जबकि वहाँ पर पहाड़ों से पानी आता है, इससे थोड़ा सा बहुत दूर दूर तक हम देखते थे कि औरतें घड़े उचक कर किलोमीटर्स तक से पानी लेकर आ रही हैं। तो एक बहुत बहुत अजीबोगरीब वहाँ की पोजीशन थी। ऊपर भी कुछ नहीं था, मकान सब ढह गए थे और बारिशें भी हो रही थी और सर्दी भी थी। तो ऐसा महसूस हुआ कि शायद गवर्नमेंट न जाने कब तक पहुँचेगी। हमने उसी वक्त तय किया था कि इंशाल्लाह कल ही यहाँ पर ये सारी चीज़ें पहुँचाई जाएंगी। वापसी भी अच्छी खासे लेट हम हो गए। वहाँ पर एक नज़्म ये बनाया गया है कि हर रोज़ रात को हमारे इस रिलीफ सेंटर पर पूरे दिन में जो कुछ भी काम होता है इसका जायजा लिया जाता है। एक अच्छा नज़्म है। तो रात को जायजे की मीटिंग में हमने भी पूरे दिन का हमारी रुदाद उनके सामने रखी और ये रखा कि कल ही उनको ये सारी चीज़ें पहुँचनी चाहिए। उसी वक्त इसके सिलसिले में गुफ्तगू हुई कि कल ये माल वहाँ पर रवाना किया जाएगा। खैर दूसरे दिन फिर हम लोग जैसे कि बताया कि एक और गांव जो था वहाँ पर हम पहुँचे और वो ये बेनी घाट जो एक विलेज था 70 किलोमीटर दूर काठमांडू से, ये भी पहाड़ी इलाका ही है, पहाड़ी में ये गांव था, लेकिन वहाँ मिली जुली आबादी थी। कुछ मुसलमान के घर थे, कुछ हिंदुओं के घर थे, तकरीबन 7-8 घर क्रिश्चियंस के भी थे वहाँ। और वो तबाह हो चुका था गांव। हमने वहाँ भी पूरा गांव का जायज़ा लिया, सर्वे किया और हमने तकरीबन ये फैसला किया है कि अगर हम वहाँ बाजाबादकारी का काम करेंगे तो इस गांव में करेंगे। उस गांव को हमने टारगेट बनाया है, अभी हमने लोकेट किया है और तकरीबन अगर पूरा गांव का काम करेंगे तो 1-8 करोड़ से ऊपर कुछ रकम इस पर लग सकती है। लेकिन अभी हमने लोकेट किया है। देखिए फंड्स जिस तरह से आएगा इस तरह से हम काम कर सकेंगे। तो उस गांव में भी हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियंस सब मिले जुले हैं। वहाँ लोगों के मिले, वहाँ लोगों से बातचीत की। वहाँ भी हमारा यही एहसास रहा कि यहाँ भी अभी तक कोई पहुँचा नहीं है। गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई यानी कोई मदद नहीं पहुँची है। और सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि कोई डिक्लेरेशन भी गवर्नमेंट की तरफ से नहीं हो रहा था। वैसे हमारे रुफ़का जो पहले पहुंच चुके थे उन्होंने एक अच्छा काम ये किया था कि वहाँ गवर्नमेंट में जमात इस्लामी हिंद को रजिस्टर करवा लिया था रिलीफ एजेंसी के तौर पर। इसी तरह से हमारे सोसाइटी फॉर ब्राइट फ्यूचर को भी वहाँ रजिस्टर करवा दिया गया, IRW को भी करवा दिया गया। तो वहाँ पर इस गांव में जाकर हमने जो जायज़ा लिया उसके बाद ये तय किया कि हम यहाँ ये काम करेंगे। वहाँ से भी हमारी वापसी हुई। ये गांव ऐसा था कि जहाँ हमने देखा कि बहुत पोटेंशियल्स भी हैं, काम के बहुत अच्छे चांसेस भी हैं, दावती काम भी वहाँ हो सकता है। वो सारी चीज़ें सामने रखते हुए हमने इसको पसंद किया था। इस तरह से जमात ने जो काम किया इसके साथ हमने जैसे ही ये खबर मिली थी तो वहाँ की ज़रूरत को सामने रखते हुए कुछ ख़ास तरह की किट तैयार करवाई और वो भी अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पहुँच गई। तकरीबन 5 जगहों पर हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया है, अलग अलग जगहों पर। और जो रिपोर्ट है हमारे पास इसमें ये जो सिंधपाल चौक हम गए थे उसके जो गांव में देवनारी और उस गांव में गए थे वहाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह कीटें भी पहुँच गई और हमारा कुछ सामान भी पहुँचा। इसके अलावा भक्तपुर में और सिद्दीकपुर, ललितपुर, महेंद्रपुर जो दलितों की आबादी है पूरी,
वहाँ कोई अल्हम्दुलिल्लाह ये सामान पहुँचाया गया। तो इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह जो कुछ भी अब तक काम हुआ है और आगे जो कुछ भी प्लान है वो नेपाल में एक बेहतर काम करने की कोशिश की गई है। जैसे कि बात बताई गई है कि सबसे ज़्यादा जिस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है, वैसे तो इस्लामी संघ नेपाल वहाँ बहुत काम कर रही है। एक मुसलमानों में कह सकते हैं तो वो एक ही तंजीम है कि जो वहाँ रिलीफ का काम कर रही है। इसके अपनी अपनी लिमिटेशंस हैं, इसके यानी कारकुनों की अपनी तादाद है जो कम भी है। वैसे तकरीबन 80% इसके कारकुनान इस काम में लग गए हैं। अच्छी उनकी सलाहियतें हैं, लेकिन फिर भी उनकी ज़रूरतें पूरी नहीं होती है। मसला ये है कि इसी काम के लिए बाहर से भी हम मंगवा सकते हैं। हमने भी ये कहा कि भाई बिहार से बहुत जल्दी से हमारे कारकुन आ सकते हैं, दूसरी जगह से आ सकते हैं। ज़बान का भी एक मसला है वहाँ पर, और पूरी ज्योग्राफिकल सिचुएशन वहाँ की है। इसमें जहाँ तक वहाँ के मुकामी लोग शामिल नहीं होंगे कोई काम हो नहीं सकता है। इसलिए थोड़ी सी ये मुश्किल भी वहाँ आ रही है। नेपाल के सिलसिले में अब भी हमारे सामने कुछ प्लानिंग है, कुछ प्रोग्राम है। लॉन्ग टर्म प्रोग्राम भी हमने इस्लामिक संघ के सामने भी रखे हैं और इस्लामी संघ के सामने भी ये बातें रखी हैं कि आप अपना प्लानिंग कीजिए, लॉन्ग टर्म प्लानिंग कीजिए। और इसके साथ साथ हम लोगों ने भी सोचा है, जमात इस्लामी हिंद ने भी सोचा है कि इंशाल्लाह आगे बाजाबादकारी का काम भी करेंगे। और आप लोग भी दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला इसमें हमारे लिए आसानी पैदा करे। मुसलसल काम चल रहा है। आप लोगों को मालूम है कि अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी हिंद ने आसाम से लेकर मुजफ्फरनगर और मुजफ्फरनगर से फिर कश्मीर के यानी ये जो फ्लड रिलीफ है, और इसके बाद हिंदुस्तान से बाहर नेपाल तक भी ये काम करने की कोशिश की है। और अल्लाह ताला की मदद शामिल हाल रही है। बहुत बेहतर नताइज भी हासिल हो रहे हैं। आप लोगों से दुआ की दरख्वास्त भी है कि जो कुछ भी काम किया गया अल्लाह ताला इसमें बरकत दे और इसके बेहतर नताइज भी सामने आए। और इसके साथ साथ अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला इस तरह की आजमाइशों से, मुसीबतों से अल्लाह ताला हम लोगों को भी और सारे इंसानों को बचाता रहे। बाकी दावा अल्हम्दुलिल्लाह।